नमस्कार। डॉक्टर छाया गोयल। तो सुनिए, आज की कहानी है सुनो नंदिता। नंदिता का ब्याह तय हो गया है। बुआ की चिट्ठी आई है। उत्साह जिस चिट्ठी से छलका पड़ रहा है। बुआ नंदिता की शादी को लेकर एक अरसे से परेशान थी। नंदिता मेरी फुफेरी बहन, लगभग मेरी हम उम्र। हम बचपन से ही बहनें कम, दोस्त अधिक रहे हैं। गर्मी की छुट्टियों में हम भी दादा के घर जाते और तभी दादी बुआ को भी बुलाती। कुछ दिनों भाभी ननंद साथ रह लेंगी। कहने को तो यही कहा जाता, पर खास बात थी, बुआ के आते ही घर के काम इस कदर बढ़ जाते कि दादी संभाल ही नहीं पाती थी। माँ के साथ होने से सहारा हो जाता था। बुआ भी भले ही पली बड़ी इसी घर में थी और अब भी ऐसे कोई बहुत समृद्ध परिवार में नहीं थी, पर पसंद उनकी हमेशा से ही हाई क्लास, ऐसा वे कहती थी। उन्हें कुछ भी जल्दी पसंद आता ही नहीं था। हमारे फूफा जी एक अच्छी खासी सरकारी पोजीशन पर थे। एक आध नौकर भी मिला हुआ था, पर बुआ की शिकायतों और इच्छाओं का अंतहीन सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। हमारी भी हर चीज में वे एब निकालती। अरे भाभी, जरा तो ढंग से रहा करो, बच्चों को कैसा सिलबिला बनाए रखती हो, जरा इसके बाल वाल कटवाओ, दो चुटियां डालकर गंवार बना देती हो। कहीं सेल से दो एक फ्रॉक खरीद लाती और उनकी खुद ही इतनी तारीफ करती, इतनी कि सामने वाला भी बाध्य हो जाता। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है दीदी, माँ कहती और चुपचाप बक्से में रख लेती। माँ भी बुआ और नंदिता के लिए कीमती उपहार लाती, पर चुपचाप हाथ में थमा देती। बुआ थोड़े अनमने से भाव से बक्से में यूं डाल लेती जैसे कह रही हो, क्या जरूरत थी, पर लाई हो तो लेना ही पड़ेगा। खैर खैर, यह सब तो हर घर में चलता ही रहता है। पर बुआ चाहे जैसी भी हो, नंदिता बिल्कुल अलग थी। बेहद गंभीर, बेहद सरल, दिखावट से कोसों दूर। बस एक बात थी, माँ का विरोध वह कभी नहीं करती थी। शायद उस घर का रिवाज ही ऐसा था। न फूफा जी कुछ कहते, न नंदिता। और आशु तो खैर बहुत छोटा था। नंदिता के 10 साल बाद वह हुआ था। जब तक तो हम 3 हो गए थे। इस बात को लेकर भी बुआ जब तक माँ की खिल्ली उड़ाती रहती। अविनाश का रिश्ता पहले नंदिता के लिए ही आया था। अविनाश पापा के एक सहकर्मी का बेटा था। माँ बाप का इकलौता लड़का, बेहद जहीन, इंजीनियरिंग कर अभी अभी सर्विस में लगा था। किसी ने बुआ को बताया तो बुआ नंदिता को लेकर पहुंची थी, पर उन्हें उसका वह छोटे छोटे कमरों वाला सरकारी क्वार्टर, सीधे साधे माँ बाप और चरण छूकर प्रणाम करने वाला बेटा कुछ जचा नहीं था। आते समय नंदिता का चेहरा उतरा उतरा सा था, पर वापस लौटने वाली रात वह बहुत खुश थी। कोई और जाने न जाने, मुझे उसकी खुशी का राज पता था। रात को अपनी दुछत्ती वाले छोटे कमरे में हम दोनों जब सोने गए तो मैंने उससे कह ही दिया, नंदिता ये ठीक है, इस बार माँ को लड़का नहीं जचा। यह कोई समस्या का हल तो नहीं है। कल को दूसरा देखेंगी, परसों तीसरा, कोई न कोई तो पसंद आ ही जाएगा। तू बोलती क्यों नहीं, बताती क्यों नहीं बुआ को? और तू कहे तो मैं बात करके देखूं। ठीक है, एक बार नाराज होंगी, गुस्सा होंगी, पर वह सब कभी न कभी तो सहना ही होगा ना। नहीं नहीं, नंदिता ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था। नहीं खुशी, तू नहीं जानती माँ का स्वभाव। वे सिर्फ नाराज या गुस्सा होकर मानने वालों में नहीं है। वे ऐसा हंगामा मचाएंगी कि बस। फिर तू तो जानती है पापा को अभी अभी ही शुगर और हाई बीपी दोनों डायग्नोस हुए हैं। जो मेरी तकदीर में होगा देखा जाएगा। मैं अच्छे से जानती हूँ माँ नकुल को कभी पसंद नहीं करेंगी। फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि अविनाश से मेरा ब्याह हो गया। एक ही साल में वसु मेरी गोद में आ गई। इसी बीच बैंक में मेरी नौकरी भी लग गई। मेरी सास भी बहुत समझदार थी। 3 लोगों की आमदनी, 2 साल में ही हम लोगों ने अपना घर, कार सब ले लिया। दादी कभी कभी बुआ से कहती, देख लड़की की किस्मत हो, सब अपने आप हो जाता है। तू न जाने किस हीरे की तलाश में नंदिता को बुढ़ाए दे रही है।
लड़की के चेहरे की रौनक छिनती जा रही है। मैं तो शादी से 2 दिन पहले ही पहुंच गई थी। ये शादी के दिन आने वाले थे। बुआ का उत्साह देखने लायक था। वे लड़के वालों की संपन्नता, सुशीलता का विस्तृत ब्यौरा देते जैसे थकती ही नहीं थी। लड़का अमेरिका में था। सगाई में वहाँ से आए जेवर, कपड़ों की उन्होंने जैसे नुमाइश लगा रखी थी। देखो भैया, कहाँ तुम अविनाश जैसा लड़का बता रहे थे, और अब मैं तो जानती ही थी नंदिता मेरी राजयोग लेकर जन्मी है। रानी बनकर रहेगी, राज रानी बनकर। पापा मम्मी तो हमेशा ही बुआ की खुशी से खुशी होते थे। आखिर उनकी इकलौती बहन थी। पर अविनाश का इस तरह यहाँ जिक्र उन्हें अखर गया। आखिर अब वह उनका चहेता दामाद था। चेहरे से साफ जाहिर था, पर वे चुप ही रहे हमेशा की तरह। पर मुझसे नहीं रहा गया। मैं बोली पड़ी, बुआ, राजरानी बनने के लिए जेवरों, कपड़ों, पैसों की जरूरत नहीं होती। एक दिल चाहिए होता है जिस पर हम राज कर सके। पर आप ये नहीं समझेंगी। माँ ने मेरा हाथ दबाकर मुझे चुप कराने की कोशिश की और साथ ही अच्छा अच्छा अविनाश के दिल की रानी, चलो अब कुछ नाच गाने की महफिल हो जाए, कहकर बात को हल्का करने की कोशिश भी की। फिर तो 2 दिन खूब धूमधाम रही। बड़े जोर शोर के साथ बारात आई। बुआ ने भी अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। आखिर इकलौती बेटी की शादी थी। नंदिता का तो जिसे खुद का वजूद ही नहीं था। वह सजी धजी गुड़िया बनी अपने साजन के साथ उड़ गई। कुछ बरस बीत गए। नंदिता एक बार ही आई, सबके लिए छोटे मोटे उपहार भी लाई। इसी बीच एक बार सीवियर हार्ट अटैक में फूफा जी की डेथ हो गई। आशु अभी 12वीं में ही था। बुआ ने अपनी तरफ से ही निर्णय लेकर सबको बता दिया, अब यहाँ क्या रखा है, अब वे और आशु भी अमेरिका जाकर ही रहेंगे। आशु वहीं आगे की पढ़ाई करेगा। दूसरों के मुंह से अमेरिका की बातें सुन सुनकर उनका मन भी लालायित था। अब वह रोज इंतजार करती, आज नहीं तो कल नंदिता फ़ोन पर या पत्र में यह बात कहेगी। मगर अब एक तो नंदिता के फ़ोन आते ही बहुत कम थे, और आते तो सिर्फ औपचारिक हाय हेलो में ख़त्म हो जाते। शुरू शुरू में तो नंदिता मुझे भी काफ़ी फ़ोन करती थी, लंबे लंबे खत भी लिखती थी। पर अब मेरे पास भी 6.5 में ही खोज खबर आती थी, और वह भी बड़ी रूखी सी। पिछले 2 सालों में वह यहाँ आई भी नहीं थी। और आज माँ का फ़ोन आया है, नंदिता वापस आ गई है। वापस मतलब? माँ कहती है अब नहीं जाएगी। पता नहीं, वह चुपचाप सी रहती है। बुआ अलग परेशान है। वे तो खुद सब बेच बाच कर अमेरिका जाने का मन बनाए बैठी थी, और अब ये नई बात। हो सके तो तू हुआ उसके पास, हम तो खैर जाएंगे ही। अब तो वसु भी बड़ी हो गई थी। उसे अविनाश और दादी के पास छोड़ मैं दोपहर की गाड़ी से ही निकल पड़ी। दूसरे दिन सुबह पहुंची। पिताजी लेने आ गए थे। बुआ के घर पहुंचते ही जैसे 5 साल पहले का समय याद आ गया। कैसी रौनक थी उस वक्त, और आज कैसा साए साए करता लग रहा था घर। नंदिता तो जैसे पहचानी ही नहीं जाती। बड़ी बड़ी आंखों के चारों ओर स्याह घेरे हो गए हैं। आंखें जैसे कटोरे में धंस गई हैं। खिलता रंग सांवला पड़ गया है। वजन भी 2-4 किलो कम हो गया होगा। मुंह से जैसे अनायास ही निकल गया, अरे नंदिता, तूने क्या दशा बना ली है। एक फीकी सी हंसी उस चेहरे पर आई और लौट गई। आंखों में कोई भाव नहीं, सपाट भाव शून्य सा चेहरा। ये क्या हो गया है नंदिता को। पता चला कुछ समय से अवसाद नामक बीमारी से ग्रसित है। बुआ का गम देखा नहीं जाता। पहले मिलते थे तो कितनी बातें करते थे। बातें होती कि खत्म होने में ही नहीं आती थी। माँ बुआ आवाज़ें लगा लगा कर हार जाया करती, नहा धो लो लड़कियों, नहा लो, खा लो, खाना खा लो। पर हम होते कि बस कभी यह कोना, कभी वह, कभी छत का वह छोटा कमरा। पर आज जैसे कुछ कहने सुनने को नहीं बचा था, या बहुत कुछ था तो, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। दोपहर में खाने के बाद मैं ड्राइंग रूम के पास वाले कमरे में अकेली ही बैठी थी। नंदिता अक्सर अपने ही कमरे में बंद रहती है। बुआ बता रही थी कितनी कोशिश कर ली,
एक दो शब्द हाँ नहीं के अलावा बात करना ही नहीं चाहती। डॉक्टर को भी दिखाया है, कहते हैं कुछ वक्त लगेगा, दवा दे रहे हैं। लगा कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। धीरे धीरे दरवाज़ा तो खुला है, फिर खटखटा कर अंदर आने की ज़रूरत किसे पड़ गई। दरवाजे तक आई तो देखा बुआ है। अरे बुआ आओ ना, ये दरवाज़ा खटखटा कर आने की ज़रूरत नहीं। नहीं सोचा सो न रही हो, सफ़र की थकी मांदी आई हो। बुआ का ये रूप देखने की मैं कभी आदी नहीं थी। कैसा दबंग व्यक्तित्व था और वही उन पर जचता था। मैं उनके दोनों हाथ थाम उन्हें अंदर ले आई। पलंग पर बैठते बैठते तक तो वे फूट पड़ी। सिसकियों से रोती बुआ को थामते थामते मेरी आंखें भी भर आईं। कभी कभी वक्त कैसी मार मारता है। नहीं बुआ, यूं जी हलकान न करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा, कैसे ठीक हो जाएगा? खुशी बेटे, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। फिर कुछ संभली तो बहुत ही धीमे स्वर में बोली, खुशी एक बात पूछूं? क्या क्या बात है बुआ? तू तू नकुल को जानती है? बुआ के मुंह से आज पहली बार नकुल का नाम सुनकर आश्चर्य लगा था। क्या बोलूं क्या नहीं। वैसे बुआ का प्रश्न भी बेमानी था। वे अच्छी तरह जानती थी मैं नकुल को जानती हूँ, फिर भी कुछ तो कहना ही था। हाँ, ऐसा ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ बोलो क्या बात है बुआ? कुछ समझ में नहीं आया तो यही बोल गई मैं। नहीं खुशी, नंदिता ने तो वैसे कभी कुछ नहीं कहा था, पर मुझे कुछ अंदाज था। नंदिता के जाने के बाद भी एक दो बार हमारी कुशल क्षेम पूछने आया था लड़का। तेरे फूफा जी जब शांत हुए तब भी बहुत साथ दिया उसने हमारा। और अब भी जब से नंदिता के बारे में सुना है, दो एक चक्कर लगा गया है। कुछ कुछ समझ कर भी मैं जैसे कुछ समझना नहीं चाह रही थी, या मुझे बुआ के चेहरे पर जो भाव थे और वो जो कहना चाह रही थी, उन सब का सम्मिलित मतलब ऐसा लग रहा था जिसे शायद मैं स्वीकार करना नहीं चाह रही थी। तू नंदिता से बात करके देखेगी? हमेशा अपना हुक्म सुनाने वाली बुआ के मुंह से यह बात कितनी अजीब लग रही है। सब कुछ समझकर भी फिर मैंने पूछ लिया, क्या बात? अरे सुना है नकुल ने ब्याह नहीं किया है अभी, वहाँ से तो तलाक होना ही है। आशु अभी बहुत छोटा है, कोई सहारा तो चाहिए ना। और फिर ये छोटे घर के लड़के निभाते भी खूब हैं। अब अविनाश को ही देख लो, भैया भाभी तो तारीफ करते नहीं थकते। अगर अगर नंदिता तैयार हो जाए, तू तू बात करके देख। मैं आश्चर्य से बुआ की तरफ देख रही थी। उनका निरीह रूप जैसे ऊपर ही ऊपर था, अंदर से वे अभी भी बिल्कुल वैसी ही हैं, बेहद कैलकुलेटिव, जोड़ने घटाने में माहिर। पर आज की परिस्थितियों में यह सब सोचने समझने का वक्त नहीं था। चलो किसी तरह सही, अगर नंदिता और नकुल मिल जाएं तो अच्छा है। सिर्फ मैं ही जानती थी नंदिता नकुल को कितना चाहती है। पर आज के हालातों में नंदिता से बात करना आसान नहीं था। कुछ भी कहें, वह सिर हिलाकर या एक आध शब्द बोलकर बात खत्म कर देती थी। 2 दिन बीत गए थे। ये भी फ़ोन पर रोज अपनी बेसब्री जता रहे थे। मैंने सोचा था आज कुछ भी हो बात करके रहूँगी। उस दिन शाम से ही नंदिता भी कुछ सहज नज़र आ रही थी। पता नहीं दवाइयों का असर था या हम लोगों के आने का, या फिर कुछ और। रात को मैंने कहा, नंदिता आज तुम्हारे कमरे में सो जाऊं या नीचे, मुझे नींद नहीं आती। उसने होले से मुस्कुराकर सिर हिला दिया। बुआ के चेहरे पर भी कुछ चमक दिखाई दी। रात को सोते समय वह कोई गोली खाने लगी तो मैंने पूछ लिया, नींद की गोली खा रही हो? कुछ देर बातें नहीं करोगी? नहीं, बातें करने की ही गोली खा रही हूँ, वरना नींद में तो हमेशा ही रहती हूँ। उसका इशारा शायद अपने अवसाद की ओर था।
हाँ बोल, क्या कहना है। नंदिता मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गई। आज वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। चेहरे पर रौनक भी लौटने लगी थी। एकदम एकदम नकुल की बात कैसे करूं मैं उससे। उसके पिछली जिंदगी के बारे में पूछने लगी। पहली बार बड़े खुलकर और स्पष्ट रूप में उसने बताया। अजीत, अजीत यही नाम था उसके पति का। अमेरिका में कुछ नहीं करते थे। पढ़ाई लिखाई के सब सर्टिफिकेट भी झूठे थे। वे और उनकी माँ इसी तरह भारी दहेज लेकर हिंदुस्तानी लड़कियों से शादी रचाते थे और अमेरिका पहुंचकर उन्हें नौकरानियों की तरह इस्तेमाल करते थे। जो जितने दिन सहन कर पाती सहती थी, फिर कोई भागकर, कोई आत्महत्या कर अपनी अपनी तरह से खुद ही उनके रास्ते से हट जाती थी। शादी के पहले एक गुमनाम चिट्ठी आई भी थी, पर माँ ने इसे नकुल का कारनामा माना था। तभी बुआ जी को उनके संबंधों के बारे में पता चल गया था। पापा ने तो कहा भी था, जल्दबाजी मत करो, कुछ खोज खबर और कर लेते हैं। पर माँ को तो तुम जानती हो, मैंने 2 साल बहुत कोशिश की। पहले पहले तो माँ पापा से भी छुपाए रखा, पर फिर पापा को पता चल ही गया था। शायद उनकी मौत का कारण भी यही रहा हो। वे मुझे बहुत चाहते थे खुशी, बहुत। चलो ठीक है नंदिता, जो बीत गया उसे एक दुख स्वप्न की तरह भुला दें। और अब नंदिता अजीब सी हंसी थी। और अब नकुल से शादी कर लूं? यही सिखाकर भेजा है ना उन्होंने तुझे, और तू भी आ गई मुझे समझाने। पर नहीं खुशी, अब मैं वह पहले वाली नंदिता नहीं जो हर बात सिर झुकाकर मान ले। जिधर चाहो उधर उसकी गाड़ी मोड़ दो। इन 5 सालों में इतना कुछ देखा, सुना, कहा और सहा है मैंने, और उसके बावजूद अगर आज मैं जिंदा हूँ, अपनी इस बीमारी से उभर कर फिर सहज होती नजर आ रही हूँ, तो इसका बहुत बड़ा कारण नकुल है। इसमें कोई संदेह नहीं। पर हाँ, वही तो, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि खुशी, माँ की बात तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जब से होश संभाला है उन्हें हर रिश्ते, हर नाते, हर संबंध में व्यापार करते देख रही हूँ। पापा नहीं रहे, उन्हें इस परिवार को सहारे की जरूरत है, तो वे नकुल का इस्तेमाल करना चाहती हैं। पर तू तो प्रेम और प्यार को जानने के बड़े बड़े दावे करती है। मेरी शादी पर तूने ही तो कहा था ना, राजरानी बनने के लिए किसी दिल पर राज करने की जरूरत होती है। पता नहीं उस समय तूने माँ के कटाक्ष से आहत होकर यह कहा था, या मेरी विपन्नता मुझे जताई थी। जो भी हो, पर सच, उस समय मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा था, बल्कि अच्छा ही लगा था। पर आज तेरी ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अब इस रूप में नकुल के पास लौटने पर क्या मेरा वही दर्जा रहेगा? ठीक है, कहते हैं प्यार में मान अपमान नहीं होता, पर स्वाभिमान तो होता है ना। इतना इंतज़ार किया है नकुल ने, तो कुछ और सही। मैं अपने आप को खुद ही स्थापित करूँगी, आशु की जिम्मेदारी पूरी कर लूँ, और तब तक भी अगर मैंने उसे अपना इंतज़ार करते पाया, तब सुनो नंदिता, सुनो, मुझे लगता है उस बार तेरी कमजोरी ने और अब तेरा दुस्साहस ही तुझे नकुल से नहीं मिलने दे रहा। खुशी हमेशा औरों की ही तो सुनी है, पर आज अब नहीं खुशी। मिलना और बिछुड़ना तो संजोग है, वरना उस दिन उड़कर जब इतने दूर देश जा रही थी, लगा था यहाँ कभी नहीं लौट सकूंगी। अब यहाँ तक लौट आई हूँ, तो शायद एक दिन नकुल के पास भी जरूर लौटूंगी। यह कहते हुए नंदिता की आंखों की उदासी और अवसाद न जाने कहाँ छुप गए हैं, और वहाँ आशा की एक नई किरण जगमगा रही है। धन्यवाद।